नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी भारत में। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी मीडियम का पाठ 5 पेपर 1 के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए पाठ 5 है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसका नाम है शिक्षक की भूमिका। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों में या ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली आपको डायरेक्ट लिंक देंगे अपनी जो भी वीडियो डालेंगे। इससे आपको वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम में जाके टाइप करिए स्टडी भारत, वहाँ पे आपको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आपको डेली लिंक दे देंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरी आईडी है वोरा.अमन000741। ये मेरी फ़ोटो है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप लिखें अमन वोरा, ये मेरी फ़ोटो, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ये हिंदी मीडियम दोनों में, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको मटेरियल मिल सकता है। इसकी कीमत है 1200। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमें इस नंबर के ऊपर अपना ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर के ऊपर अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है। जहाँ पे आपको कुरियर चाहिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शिक्षण योग्यता का पाठ 5, यानी कि शिक्षक की भूमिका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी के लेक्चर हमारे थोड़े से पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के लेक्चर थोड़े से आगे हैं। क्योंकि आप देखिए कि इंग्लिश के लेक्चर हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे, तो हिंदी के अभी लेक्चर को हमें 4 से 5 दिन हुए स्टार्ट करने के लिए, करते हुए, इसलिए इसके लेक्चर थोड़े से पीछे हैं। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कि आप कमेंट करते हैं कि नहीं ये थोड़े से पीछे हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि पहले हमने हिंदी के बारे में सोचा नहीं था, ओनली इंग्लिश के बारे में सोचा था, इंग्लिश में करवाएंगे। तो जैसे डिमांड बढ़ी, अब हम हिंदी में भी करवा रहे हैं, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो जैसे हम इंग्लिश में लेक्चर डाल रहे हैं, साथ में आपको हिंदी में भी डेली लेक्चर मिलेगा। हिंदी के लेक्चर थोड़ा सा पीछे है। अभी हमें 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए। अगले हफ्ते तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे इंग्लिश का 1 लेक्चर आएगा, हिंदी के हमारे 2 लेक्चर आएंगे, कि जिससे ये होगा कि हिंदी के लेक्चर भी इंग्लिश के लेक्चर के साथ साथ वो चलने लगेंगे। ठीक है, इंग्लिश का 1, हिंदी के 2, तो दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 1-2 दिन में आपको टाइम टेबल दे दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए हिंदी मीडियम वाले। तो साथ साथ में बने रहिए। एक बात और है कि जैसे जैसे मैंने इंग्लिश के लेक्चर बनाए थे जिस सीरीज़ से, तो उसी सीरीज़ से मैं हिंदी के लेक्चर बनाऊंगा। जैसे पहले लेक्चर था मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का, इंट्रोडक्शन थी, तो पहले हिंदी में मेरा इंट्रोडक्शन थी। दूसरा लेक्चर था इंग्लिश में स्वयं, तीसरा था स्वयं प्रभा, चौथा था मूक। ऐसा ही हिंदी में भी ऐसा ही है। ठीक है, दूसरा था स्वयं प्रभा, तीसरा, चौथा मूक और पांचवा ही लेक्चर। यानी कि जो इंग्लिश का लेक्चर रहेगा सेम वैसे ही नंबरिंग रहेगी हिंदी के लेक्चर की। तो आपको मैं टाइम टेबल बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक बात और है कि आप बिल्कुल भरोसा कीजिए। देखिए, अभी आप पेपर में, अभी तो यूजीसी नेट होने के 6 महीने पड़े हुए हैं, 5 से 6 महीने हैं। आपका सिलेबस जो है वह अप्रैल तक हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आपका 2 महीने प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अब इसकी चिंता मत कीजिए, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको जो भी कराएंगे बिल्कुल सही से करवाएंगे। ठीक है, वही चीज़ें करवाएंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो विश्वास रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण योग्यता का अगला पाठ है शिक्षक की भूमिका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। किसी के जीवन, देखिए, जब हम छोटे थे हम भी अपने टीचर से पढ़े हैं, शिक्षक से पढ़े, तो उसकी भूमिका अहम है। आज भी हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने शिक्षक के पास ही जाते हैं तकरीबन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए, शिक्षक की भूमिकाएं अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति का हिस्सा होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है उसकी जो भूमिका होती है वो अच्छा शिक्षण उसमें होना चाहिए, अच्छे शिक्षण की संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अगर जो शिक्षक है उसमें जो शिक्षक का गुण है उसमें अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वो उसको हमेशा ही अच्छा ही पढ़ाना चाहिए, सभी को सही गाइडेंस देनी चाहिए। यानी कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा शिक्षण दे सके, ये उसकी संस्कृति का ही हिस्सा है। अतीत के महान शिक्षकों ने
महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों और यहाँ तक कि पूरे समाज को जीवन के नए और बेहतर रूप से प्रेरित किया है। अगर हम अतीत में देखें, जो महान शिक्षक थे उन्होंने अपने महान आविष्कारों से और उल्लेखनीय खोजों से, ठीक है, देखो कि कई समाजी जीवन को बदल के रखा है और साथ में इसको प्रेरित किया है। ठीक है, प्रेरित भी करते हैं और साथ में बदला भी है, बेहतर भी बनाया है। आप ये देखिए कि जो खोजें हुई हैं, जो नए नए आविष्कार हुए हैं, ठीक है, वो शिक्षक ही थे जिनने सब कुछ किया है। अब हम उन्हीं की टीचिंग को आगे फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट देख लीजिए, जो भी अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना कुछ किया है, तो आने वाले जो भावी साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। जब हम किसी की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो तो हमारा शिक्षक हो गया ना। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है, जो महान थे, तो उसकी थ्योरी को जब हम फॉलो करते हैं तो वो शिक्षक होते हैं वो। ठीक है, उनका आविष्कार को देखते हैं ना कि उन्होंने कैसे कैसे आविष्कार किया, ये कैसी चीज़ की, जैसे मोबाइल कैसे बना, टेलीफोन कैसे बना, तो उनकी थ्योरी को ही खोज के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है और जीवन का जो स्तर है वो बेहतर हो जाता है। और शिक्षण से क्या होता है कि जीवन में प्रेरणा आती है। तो नेक्स्ट है अध्यापन में शिक्षण की भूमिका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अध्यापन में शिक्षक की क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षक गुणवत्ता। देखिए, शिक्षक में कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए। देखिए, पहला है आदेश बनाए रखना। शिक्षक में पहला गुण होना चाहिए कि वो आदेश बनाए रखे। ठीक है, मतलब कि अपना आदेश बनाए रखे, वो जैसा है वो वैसा रहे, वैसा ही पढ़ाए, जैसा पढ़ाना चाहता है वैसा ही पढ़ाए। ठीक है, ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को समझ में आए। कड़ी मेहनत, उसको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को, मैं इतने आसानी से पढ़ा दूँ कि ताकि उनको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि बच्चे तो मेहनत करेंगे ही, पर टीचर उनको इतनी खुद से मेहनत करा दे कि उनको जो बुक में जो किताब में मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक होते हैं वो भी आसानी से करवा दें। छात्रों को हमेशा प्रेरित करें। देखिए, छात्र चाहे छात्र, कुछ छात्र होते हैं ना होशियार होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, इंटेलिजेंट होते जैसे होते हैं। तो जो छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पाते या पेपर में फेल हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनको हमेशा वो प्रेरित करे, उनको भी करे, जो पढ़ते हैं प्रेरित करे। मतलब कि एक शिक्षक जो है अपनी क्लास के सभी बच्चों को प्रेरित करे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। ठीक है, आपने लिखा होगा ना, कहते हैं कि आप उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, तो प्रेरणा ही है, टीचर ही देगा ना प्रेरणा। आपको किसी एक फ्रीडम फाइटर की कहानी सुना देगा, स्वतंत्रता सेनानी की, क्रांतिकारी की, या किसी की कहानी सुनाएगा, तो आप में प्रेरणा आएगी। तो हमेशा छात्रों को प्रेरित करने का काम किसका है? शिक्षक का। ये उसका शिक्षक में गुणवत्ता है। निष्पक्ष और छात्र, हमेशा ही जो शिक्षक है उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं देखना चाहिए ये छात्र अमीर है, गरीब है, कैसा है, होशियार नालायक है, उसको निष्पक्ष होके सभी काम करने चाहिए। ठीक है, हमेशा निष्पक्षता लेके आनी चाहिए। अगर किसी में काबिलियत है तो उसको अच्छे नंबर आने के, तो उसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए। अगर जो फेल होने के लिए डिज़र्व करता है उसको फेल होना चाहिए। तो शिक्षक को हमेशा ही निष्पक्ष रहना चाहिए। प्रयोग करने के लिए तैयार, शिक्षक को हमेशा प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रयोग का यह क्या मतलब है? देखिए, अगर हम मान के चलें कि जो मैथ के अध्यापक हैं, जो मैथ्स के टीचर, गणित के जो अध्यापक होते हैं, अगर कोई सवाल हो मुश्किल, बच्चों को समझ में ना आए, तो शिक्षक का या टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक ऐसा प्रयोग करे जो उस सवाल को आसानी से करवा दे। ठीक है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसान बनाना, उसके लिए प्रयोग करना, इसके किसका काम है? शिक्षक का। लचीला, शिक्षक को लचीला भी चाहिए, यानी कि हमेशा ही सख्त नहीं होना चाहिए। उसको बच्चों से एक अच्छा लचीलेपन का रिलेशन रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, जिससे बच्चे उससे डरे ना इतना, तो उसको अपनी बात कह सके। अगर टीचर और स्टूडेंट में, शिक्षक और छात्रों में एक अच्छा संबंध होगा, लचीला संबंध होगा, उससे क्या होगा कि शिक्षा में भी सुधार हो पाएगा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। शायद ही कभी गुस्सा हो, उसे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे सवाल जवाब बहुत करते हैं, उनको सभी के सवालों के जवाब देने चाहिए, तो उसे कभी गुस्सा इतना नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुस्सा होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा होने से बच्चे अपनी बात रखना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इतना भी गुस्सा मत हो। छात्र उतना शिक्षक को उतना ही गुस्सा होना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए
कभी भी छात्रों का अपमान ना करें। देखिए, टीचरों को, जो शिक्षक है उसको कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे एक अपमान नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, उसको हमेशा ही उसको सम्मान दीजिए। वो आपके भी, वो शिक्षक की भी इज्जत करेंगे छात्र भी। ठीक है, छात्रों का भी अपमान मत कीजिए। पता है कि छात्र चाहे जैसा भी हो, चाहे वो टीचर को आदर्श ना मानता हो, या इज्जत ना करता हो, या कुछ भी हो, पर उसका कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय या भरोसेमंद, टीचर का भरोसेमंद होना चाहिए। जो छात्र है उनको होना चाहिए कि हाँ, जो हमें टीचर पढ़ा रहा है, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, ये अच्छा है, ये ज़रूरी है, ये बढ़िया है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हमें कोई कल को समस्या उत्पन्न हो तो हम अपने शिक्षक से इसको पूछ सकते हैं। इसलिए टीचर का या शिक्षक का भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? छात्रों के लिए भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक का। पाठ को रोचक बनाना, आप देखिए कि कई लेसन ऐसे होते हैं, कई पाठ ऐसे बिल्कुल बोरिंग होते हैं। शिक्षक क्या करता है कि उस पाठ को बोरिंग नहीं होने देता, तो क्या करता है, वो रोचक बनाता है। उसको कहानी से समझाता है, बिल्कुल ही कहानी से समझाएगा कि ताकि छात्रों का इंटरेस्ट बनाओ, है ना। तो पाठ को रोचक बनाने का काम किसका है? शिक्षक का। आदर्श होना चाहिए। देखो, शिक्षक को हमेशा आदर्श होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रेरणा लें, तो बच्चे उस जैसा बने। आपके आपके लिए भी कि आपके टीचर का ही आदर्श होंगे, है ना। आपको कोई टीचर अच्छा लगता होगा, कोई शिक्षक अच्छा लगता होगा पढ़ाया हुआ, कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो टीचर को हमेशा आदर्श ऐसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए कि बच्चे उससे थोड़ी सी शिक्षा लेके उसके जैसा बनने की कोशिश करें। अच्छा संचार कौशल, देखिए संचार कौशल है जो अच्छा होना चाहिए एक शिक्षक में, है ना। एक अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्र शिक्षक को अपनी बात कह सकते हैं, और शिक्षक छात्र को अपनी बात समझा सकता है। तो दोनों में अच्छा संचार कौशल होगा तभी तो होगा ना। ऐसे अभी साइकिल के दोनों जो पहिए हैं, अगर एक समान होंगे तो तभी तो साइकिल चलेगा ना। अगर एक पहिया छोटा बड़ा है तो कैसे चलेगा? यही तो बात है। अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छा संचार कौशल है तो पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा की गुणवत्ता के थोड़े से पॉइंट थे। अब बारी आती है सहकारी शिक्षण की। देखिए, सहकारी शिक्षण क्या है? कक्षा में ऐसी स्थिति जहाँ एक कक्षा में दो शिक्षक एक साथ काम करते हैं, यानी कि कक्षा में ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक क्लास में एक शिक्षक है, अब यहाँ पे दो शिक्षक हैं, जिसे सहकारी शिक्षण या इंग्लिश में कोऑपरेटिव टीचिंग भी कहा जाता है। तो सहकारी शिक्षण भी इसे कहा जा सकता है, जहाँ क्लास में दो शिक्षक हो। इसका उपयोग किसी भी कक्षा में किया जा सकता है। देखिए, सहकारी सभा में कुछ दृष्टिकोण, सहकारी शिक्षण में कुछ दृष्टिकोण। देखिए, इसमें जो क्लास में दो शिक्षक होते हैं, जो कक्षा में दो शिक्षक होते हैं सहकारी शिक्षण में, देखिए उसमें क्या होता है कि एक देता है शिक्षा, एक करता है सहायता, यानी कि एक टीचर पढ़ाता है और एक उसकी सहायता करता है। एक सिखाता है, एक निरीक्षण करता है। निरीक्षण क्या करता है कि निरीक्षण में ये देखा जाता है, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा शिक्षक ये नज़र रखता है कि वाकई ही बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, कोई उसका ध्यान जा रहा है कि नहीं, ठीक है, या बच्चे बोर तो नहीं हो रहे, कैसे हो रहे। ऐसे एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, एक का काम है निरीक्षण करना। इसमें स्टेशन टीचिंग भी है। देखिए, मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी में बनाऊंगा स्टेशन टीचिंग का। स्टेशन टीचिंग कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि दो शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लास को कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, ग्रुप्स में बांट देते हैं, वो समूह में। जैसे 5 से 10 बच्चों का एक समूह बना दिया अलग से, फिर अलग से बना दिया, फिर अलग से, मतलब कि पूरी क्लास को वो 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। ठीक है, भाग कर देते हैं सभी का, कि जिससे क्या होता है कि वो सभी को अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि कम समय में बच्चों को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि काफ़ी कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जा सकते हैं स्टेशन टीचिंग में। इसका लेक्चर मैं अलग से लेके आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है वैकल्पिक शिक्षण। वैकल्पिक शिक्षण भी होता है इसमें, ठीक है। विकल्प होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे शिक्षक कोई चीज़ पढ़ा रहा है, बच्चों को पसंद नहीं आ रही, बोरिंग लगती है, तो उसको वैकल्प बदल सकता है, कुछ और पढ़ाना स्टार्ट कर दे वो, है ना, टॉपिक चेंज करके पढ़ा देता है। तो नेक्स्ट आ गया सूक्ष्म शिक्षण। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, सबसे पहली बात है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, मैं आपको सीधे बताऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण
उनके लिए है जो अभी टीचर बने नहीं हैं, जो अभी बीएड में है, ठीक है, जो अभी बीएड जो करते हैं ना स्टूडेंट, तो जो अभी टीचर बनने वाले हैं, यानी कि भविष्य में आने वाले टीचरों के लिए, भविष्य में आने वाले शिक्षकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की पद्धति होती है। यानी कि जो टीचर अभी भविष्य में टीचर बनेंगे, जो अभी स्टूडेंट है पर टीचर अभी बनेंगे आगे जाके, तो उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए ही पढ़ाया जाता है। देखिए, सूक्ष्म का मतलब है छोटा, शिक्षण इनकी कम समय में पढ़ाना। इसमें क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा कम होता है, समय कम होता है। इसमें 5 से 10 मिनट में ही पढ़ाया जाता है। और ये कौन पढ़ाता है? जो अभी आने वाले टीचर हैं, यानी कि जो टीचर बने नहीं हैं, जो अभी टीचर बनेंगे भविष्य में भविष्य में बनने वाले जो शिक्षक हैं, उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण की पद्धति है। सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। यह शब्द पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा या यूनिवर्सिटी है, गलती से लिखा हो गया, यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि के ड्वाइट एलन द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का जो शब्द है वो ड्वाइट एलन द्वारा गढ़ा गया था। यह शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है। बिल्कुल सही है, शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है, क्योंकि जब आने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए जो विकास है ना, ये देखिए तो फ्रेंड्स, यह शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है, ये बिल्कुल सही है। यह एक शिक्षक प्रशिक्षण टेक्निक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी भविष्य में जो शिक्षक आएंगे, ये उनको प्रशिक्षण देने की तकनीक है। जो भी शिक्षक बने नहीं हैं, तो जो भी बनने वाले हैं शिक्षक, ठीक है, तो उनके लिए माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण होता है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही है कि जो शिक्षण कौशल, जो अभी टीचर बने नहीं हैं, जो शिक्षक बने नहीं हैं, उनमें जो शिक्षण कौशल है वो विकसित करने के लिए इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो भी भविष्य में शिक्षक आएंगे, उनमें शिक्षण का कौशल विकसित करना किसका काम है? सूक्ष्म शिक्षण का। विषय का आकार भी कम हो गया है। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम समय में पढ़ाना होता है। विषय का आकार हो गया ना, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका आकार जो है वो कम करके पढ़ाया जाता है। इनकी थोड़े समय 5 से 10 मिनट में पढ़ाया जाता है। ब्रेंट एंड थॉमसन, इन्होंने 1996 में लिखा था, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक शिक्षा के लिए तैयार करना है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आएगा माइक्रो टीचिंग में स्टेप, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में कुछ चरण कौन से होते हैं, कुछ स्टेप्स कौन से हैं। मैंने इसीलिए इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको हिंदी थोड़ी सी जो मुश्किल ना लगे। माइक्रो टीचिंग में स्टेप से होते हैं, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण कौन से हैं। देखिए, पहले है योजना। इसमें योजना बना के चला जाता है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में योजना बना के चला जाता है, ठीक है, योजना बनानी जरूरी है। पहले क्या होता है कि जो इसमें योजना बनानी पड़ती है कि कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। फिर होता है सिखाना, तो कौन सा लेसन सिखाना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है। उसके बाद प्रतिक्रिया, देखना है कि बच्चों को जो पढ़ाया है वो कैसा है। यानी कि क्लास में जाने से पहले माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि क्लास में जाने से पहले योजना बनाई जाती है कि कौन सा क्या पढ़ाना है, सिखाना में कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया, क्लास में जाने के बाद सिखाया जाता है, जैसे प्रतिक्रिया देखी जाती है कि बच्चों को कैसे समझ आया कैसे नहीं, है ना। उसके बाद जो अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, उसके बाद क्या होता है कि पुनः योजना बनाई जाती है। पुनः योजना में होता है कि अगर टीचर ने बढ़िया पढ़ाया, शिक्षक ने बढ़िया पढ़ाया, तो होता है कि पुनः योजना ऐसे ही पढ़ाया जाए। अगर नहीं सही पढ़ाया, बच्चों को नहीं सही लगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए। पुनः सिखाना, फिर उसको फिर से पुनः योजना बनाई जाती है, फिर से पुनः सिखाया जाता है, तो फिर से पुनः प्रतिक्रिया देखी जाती है। ये किसके काम है? सूक्ष्म शिक्षण के। नेक्स्ट आ गया स्थूल शिक्षण यानी कि मैक्रो टीचिंग। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें शिक्षण है जो 10 मिनट से ज़्यादा होता है। माइक्रो टीचिंग में क्या था, सूक्ष्म शिक्षण में क्या था कि जो टीचिंग थी वो कम समय में थी, और किन के लिए थी? जो अभी भावी शिक्षक बनेंगे उनके लिए। अभी स्थूल शिक्षण या मैक्रो टीचिंग क्या है, इसमें क्या है कि यह तब होती है जब एक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देश प्रदान करता है।
यानी कि इसमें क्या होता है कि देखो माइक्रो टीचिंग होता है कि कम समय में पढ़ाना, और मैक्रो हो गया या स्थूल शिक्षण हो गया बच्चे को ज़्यादा समय में पढ़ाना। इसमें बच्चों को विस्तार से पढ़ाया जाता है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसमें थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, होता है स्थूल शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। देखिए आमतौर पे ये 10 मिनट से अधिक होता है, 10 मिनट से कम था माइक्रो टीचिंग, 10 मिनट से अधिक है मैक्रो टीचिंग यानी कि स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण अक्सर व्याख्यान प्रारूप में किया जाता है और इसका उपयोग एक नई अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एक नए कौशल को जोड़ना या अभ्यास करना। देखिए स्थूल शिक्षण हमेशा ही व्याख्यान होता है। व्याख्यान का मतलब कि हर एक चीज़ को व्याख्या के रूप में आपको बताया जाए, मतलब कि विस्तार से बताया जाए। अब देखिए कि टीचर 10 मिनट से अगर आपको ज़्यादा पढ़ा रहा है तो आपको क्या करेगा कि आपको एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा देगा, यानी कि विस्तार से पढ़ाएगा। वो आता है स्थूल शिक्षण में। इससे क्या होता है कि नया कौशल जुड़ता है। देखिए शिक्षक उस निर्देश को कैसे प्रदान करता है और प्रत्येक कक्षा गतिविधि में कौन शामिल है। शिक्षक में देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है वो निर्देश प्रदान करता है और देखता है कि प्रत्येक शिक्षा में कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या क्या हो रही है। ये तो सिंपल सी बात है कि आप ये याद में रखिए कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, जो माइक्रो टीचिंग है, उसमें कम समय में पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है? जो अभी आने वाले भावी शिक्षक हैं, वो भी जो शिक्षक तैयार है वो। माइक्रो टीचिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जिसकी अवधि 10 मिनट से ज़्यादा रहती है। इसमें टीचर जो है वो विस्तार से पढ़ाता है। टीम शिक्षण, जिसे टीम शिक्षण, समूह शिक्षण भी कहते हैं, जिसे यह एक टीम के रूप में काम करने वाले, पढ़ाने वाले शिक्षकों का समूह है। जिसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षकों की एक टीम होती है जो सभी को पढ़ाते हैं। देखिए टीम में 2 से 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के लिए एक ही समूह को पढ़ाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 से 5 टीचर हो सकते हैं, 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाएंगे। जैसे मान के चलिए कि 20 बच्चों का या 10 बच्चों का एक समूह बना दिया, उसे 2 से 5 शिक्षक पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कुछ बच्चों को एक समूह में से कुछ बच्चों को, जैसे किसी ने इंग्लिश करा दी, किसी ने मैथ्स करा दी, किसी ने कुछ करा दिया, वो होता है टीम शिक्षण या समूह शिक्षण। विभिन्न प्रकार के शिक्षण में एक ही समूह को एक ही समय में विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार साझा शिक्षण शामिल हो सकता है। देखिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण में, सही बात है, अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, डिफरेंट या विभिन्न प्रकार के आपको सब्जेक्ट या विषय पढ़ाने हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो शिक्षण है, जो टीचर है, टीचिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि आप देखिए कि मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, है ना, तो बच्चों को सभी कुछ पढ़ाना है, तो क्या करता है वो आपस में उसको साझा कर लेते हैं काम को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के शिक्षक इनको पढ़ाता है एक ही समय में। प्रश्न शिक्षण में तकनीक, देखिए सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चनर कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्न शिक्षण में तकनीक क्या है? पार करने का है कि पूछताछ सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। पूछताछ मैंने कि क्वेश्चन आंसर जो किया जाता है। अब यह है कि जो बच्चों को अपने ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि उनको कुछ आया कि नहीं? देखिए अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तभी तो प्रश्न करेंगे, तभी तो वो आंसर दे पाएंगे ना। तो ये सबसे बढ़िया तकनीक है। पूछताछ का उद्देश्य क्या है? देखिए ज्ञान का परीक्षण करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं, कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो तो पता चलेगा ज्ञान का, वो पता चलेगा पूछताछ से। तो इससे क्या पता चलेगा? ज्ञान का परीक्षण। अब कैसे पता चलेगा? जब आप उसका टेस्ट लोगे, है ना, डेली टेस्ट लोगे, मंथली टेस्ट लोगे, वीकली टेस्ट लोगे, साथ में परीक्षाएं होंगी जैसे 3-3 महीने की अवधि में, तो ऐसे पता चलेगा। ज्ञान लगाने के लिए पता ही है ना कि बच्चों को ज्ञान लगाने के लिए कि बच्चों को कितना है, ऐसे पता चलता है। कठिनाई का पता लगाने के लिए, अब देखिए कि आपने सभी कुछ, जैसे मैथ्स के टीचर ने या किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया, तो बच्चों को वो जब उसका वो पूछताछ या जो उसका जो टेस्ट लेगा, टेस्ट लेने के बाद उसको पता चलेगा कि इसने कौन कौन से, सभी बच्चों ने कहाँ कहाँ पे गलती की है। अब जहाँ जहाँ पे बच्चों की गलती होती है तो वहाँ पे उनकी कठिनाई का पता चलता है। तो टीचर क्या करता है कि उस चीज़ को फिर से आसानी से करवाता है या उसको बढ़िया से करवाता है, जिससे उनकी कठिनाई का हल हो सके। यानी कि ये पता चलता है कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, उनको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, वो पता चलती है पूछताछ में, यानी कि क्वेश्चन में, यानी कि टेस्ट में। तो उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं या शिक्षक किसी को पढ़ाता है, तो अगर उसका जब टेस्ट लिया जाता है तो अगर पूछताछ में वो पास हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास जो बढ़ता है कि हाँ, उसमें होता है कि हाँ जी मैं पास कर लूँगा। छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सक्रिय भागीदारी कैसे? जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, अगला लेसन पढ़ाने से पहले उसका पहले टेस्ट ले ले, तो इसमें क्या होगा, सक्रिय भागीदारी होगी ना। तो बच्चों को भी हो जाता है कि हाँ ये मेरे को आ चुका है, ये मैं लेसन कर चुका हूँ, तो उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। देखिए जागरण या जगाना के लिए प्रेरणा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को प्रेरणा देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों को प्रेरणा देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हाँ, देखिए प्रेरणा कैसी है, जैसे मान के चलिए आप कोई शिक्षक बच्चे को कहता है कि अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप कल को शिक्षक बनोगे, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, कुछ भी बनोगे। तो करना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो बच्चों को ये होता है ना कि हाँ, अगर मुझे कुछ बनना है, कुछ मुझे बड़ा अफसर बनना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो प्रेरणा मिलेगी उसको। यानी कि बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद है बहुत बहुत कि आप हमारा लेक्चर डेली देखते हो। बस आप हमारा ऐसे ही जो डेली का पार्ट है, जो लेक्चर है हिंदी में, वो देखते रहिए। ठीक है, हिंदी देखिए थोड़ी सी टफ होती है, तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से करवाऊँगा कि ताकि आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में मुश्किल ना हो। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जितना से ज़्यादा लाइक हो करिए, ताकि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते, घर से जा नहीं सकते, वो फ़ायदा उठाए वीडियो का, ताकि वो भी अपना इस बार नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लें। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम आपको बढ़िया कोचिंग दें, फ्री में कोचिंग दें, फ्री में कोचिंग दें, बढ़िया कोचिंग दें, इतनी बढ़िया दें आपको कोई फ़ीस लेके भी ना पढ़ा पाए, इतनी बड़ी कोचिंग दें। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको हमारी सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करोगे? बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, यही हमारी हेल्प है और कुछ नहीं है। बाकी हिंदी के लेक्चर थोड़े से पीछे हैं, इंग्लिश के आगे हैं। मैं ये भी बिल्कुल कवर करूँगा जल्दी से जल्दी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। 3-4 दिन में 2-2 लेक्चर आने लगेंगे हिंदी के, आपको मैं इसका टाइम टेबल बता दूँगा। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप हमें हेल्प और सपोर्ट कीजिए, बस लाइक और शेयर कर